हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और आज हम करें आपके स्कूल में टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र भूगोल इन ज्योग्राफी के मेजर टेस्ट एक का एनालिसिस। हम ज्योग्राफी के 1 से 5 क्वेश्चन माइनर टेस्टों का एनालिसिस कर चुके हैं। उन्हीं 5 के टेस्टों का आज एक मेजर टेस्ट हुआ था, उस मेजर टेस्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, और कॉमन टेस्ट है माइनर 1 से लेकर माइनर 5 का। माइनर 1 से लेकर माइनर 5 का कॉमन टेस्ट है ये, यानी रिविजन टेस्ट है आपका। ठीक है, यानी 5 टेस्ट 2 के सिलेबस से एक पेपर बनाया गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पेपर के टेस्ट के अंदर है आपके, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलो मेजर टेस्ट एक शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखते हैं अपना मेजर ए का पहला क्वेश्चन क्या था आपका। आपकी ज्योग्राफी में मेजर ए का पहला क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, ये मैं पूछा था। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी देने में अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। चट्टानों का अध्ययन, भूकंपीय तरंगे, गुरुत्व विसंगति या उल्काएं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका चट्टानों का अध्ययन है ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी की कुल भाग का कितना प्रतिशत है। जो एस तरंग है इनका छाया क्षेत्र है एस तरंग, तो पृथ्वी के कुल भाग का कितना प्रतिशत है, 20 से कम या 20 से 25%, 25 से 30% या 40 से अधिक प्रतिशत। तो दो में आपका हो जाएगा आपका 40 से प्रतिशत से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपका पूछा था मेंटल व क्रोड की सीमा में चट्टानों का घनत्व होता है। जो आपका मेंटल व क्रोड की सीमा है उसमें चट्टानों का घनत्व कितना होता है, ये पूछा था हमें। 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेटल व क्रोड की सीमाओं की जो चट्टानों का घनत्व होता है वो होता है आपका 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है आपका मेजर ए का। मेजर ए का क्वेश्चन नंबर 4 आया था आपका, निम्न में से वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष के प्रमाण है। आपके जो वेगनर मोती होते हैं इनके महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में परिणाम है वो पूछे गए थे हमें। तो देखो यहाँ पर कौन से परिणाम है इनके। भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में लेमुर पाए जाना। भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में क्या पाया जाना, आपका लेमुर पाया जाना, ये भी आपका प्रमाण है। दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील में मेसोसोरस जीव की अस्थियां के अवशेष, ये भी है आपका। ब्राजील के पठार, सोनायुक्त सिराएं व घना में सोने के प्लेसर निक्षेप, ये भी आपका वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन पक्ष के प्रमाण है। भारत, अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका व ऑस्ट्रेलिया में हिमानी निर्मित टीलाइट चट्टानों की उपस्थिति। कौन सी चट्टानों की उपस्थिति, टीलाइट चट्टानों की उपस्थिति, ये भी आपका वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो आपके चारों कोड दे रखे हैं या चारों ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ये चारों ही ऑप्शन अपने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष के प्रमाण है जो आपके वेगनर के द्वारा समझा गए थे। तो आपको देखो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका। 5 था आपका पेंडिमेंट। जो नदियों के बीच में उपप्रवाह भाग होता है उसे बोलते हैं पेंडिमेंट। रचना का पार्श्वीय समतल सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस जो पेंडिमेंट रचना है इसका जो पार्श्वीय समतलन सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये हमें पूछा गया था। देखो वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, लॉसन, डेविस, गिलपर्ट या मैग्मी। तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपको गिलपर्ट मोती ने दिया था पार्श्वीय समतल सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। कौन सी शक्तियों के परिणाम स्वरूप, आपकी जो विवर्तनिक शक्तियाँ इनके परिणाम स्वरूप होता है। निलंबी घाटी, वी आकार वाली घाटी, रिप्त घाटी या अंध घाटी। 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिप्त घाटी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था आपका। मेजर टेस्ट 1 का 7वां क्वेश्चन था आपका, आधार तल अवधारणा की संकल्पना किसने की थी। जो आपका आधार तल अवधारणा है इसकी कल्पना या संकल्पना किसने की थी, ये मैं बताना था। वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, जेम्स हंटन, JW पॉवेल या WM डेविस या वोल्थर पेंक। तो आपकी जो आधार तल की अवधारणा की जो संकल्पना या कल्पना की थी वो की थी आपकी JW पॉवेल ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है। सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कुटुंब से उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में हमें लेखक दे रखा है, सूची सेकंड में उन लेखकों की पुस्तकें दे रखी है। तो बताइए कि आपकी वुलरिज एवं मॉर्गन पुस्तक है वो किसने की है, लेखक है आपकी
कोलरिज एवं मॉर्गन, इनकी पुस्तक का नाम क्या है आपका? स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी, ऑप्शन नंबर 3। थॉर्नबेरी है, थॉर्नबेरी की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमोर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा थॉर्नबेरी की। वेन रिच थोपन, वेन रिच और थोपन है, इनकी पुस्तक का नाम है आपका ऑप्शन नंबर 2 जियोमोर्फोलॉजी। और स्टीयर्स है, इनकी पुस्तक का नाम है अनस्टेबल अर्थ। क्या नाम है इनकी पुस्तक का नाम? अनस्टेबल अर्थ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपका 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी हिम नदी आकृति के लिए यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के संस्तर में निर्मित हुई है? कौन सी आकृति है? यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के संस्तर में निर्मित हुई है। एस्कर, मोरेन, ड्रमलिन या गेम? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एस्कर, जो उपहिमीय सरिता के संस्तर में निर्मित हुई है। कौन सी? एस्कर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या था आपका? फ्योर्ड तट, कौन सा तट? फ्योर्ड तट रेखा निम्नलिखित में से कारण निर्मित है। जो आपका फ्योर्ड तट रेखा है निम्नलिखित के कारण निर्मित है। किसके कारण ये निर्मित हुई थी फ्योर्ड तट रेखा? ये पूछा गया था हमें क्वेश्चन। तो आपका भूपट्टीय अपर्दतीय तट का अधोगमन या हिम नदीय तट का अधोगमन या नदीय निक्षेप के कारण होता है या नदी अपरदन के कारण होता है। तो आपके फ्योर्ड तट रेखा इसका निर्माण होता है आपका 10 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिम नदीय तट के अधोगमन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या आया था आपका? विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। जो आपका विश्व की स्थलाकृति है का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। कौन सी युग का है? कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प का या पुराजीवी महाकल्प का, मध्यजीवी महाकल्प का या नवजीवी महाकल्प का? तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नवजीवी महाकल्प का है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या आता है आपका? 12 फिर से आपका कोड का क्वेश्चन आया था कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दी गई कोटों को सही उत्तर में को चुनिए। सूची फर्स्ट में हमारी स्थलाकृति दे रखी है और सूची सेकंड में हमें एजेंट दे रखे थे। क्या दे रखे थे? एजेंट दे रखे थे। तो यहाँ पर देखो स्थलाकृति आपकी तीक्ष्ण कटक है। तीक्ष्ण कटक का एजेंट क्या है आपका? हिमानी अपरदन। क्या है आपका? हिमानी अपरदन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ड्रमलिन है, ड्रमलिन का एजेंट क्या आपका? हिमानी निक्षेपण। और यारडंग है, यारडंग का क्या हो जाएगा आपका? पवन हो जाएगा। और गोर्ज है, गोर्ज बहता हुआ जल हो जाएगा एजेंट। तो यहाँ पर देखो अपना आंसर क्या हो गया? 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। नाजका प्लेट स्थित है। कौन सी आपकी नाजका प्लेट है वो स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आपकी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया था आपका? क्वेश्चन नंबर 14 आया था आपका नीचे 2 व्यक्ति दिए गए, एक को कथन ए कहा गया, दूसरे को कारण आर कहा गया है। उसके नीचे दिए गए कोटे से सही उत्तर का चुनिए। तो अपना सही उत्तर चुनना है। कौन सा सही आपका? पहले देखते हैं हम कथन ए। क्या देख रहे हैं हम? कथन ए देखते हैं। देखो नदी गाठियाँ अपनी तरुण अवस्था में सामान्यतया संकीर्ण आकार की होती है। जो आपकी जो नदी घाटियाँ अपनी तरुण अवस्था में कैसी होती है? सामान्यतः संकीर्ण आकार की होती है। किस आकार की होती है? आपकी संकीर्ण आकार की होती है। तो ये तो आपका कथन तो सही है। आपका आर देखिए कारण देखते हैं हम। जल गर्तिका, कौन सी? जल गर्तिका वेदन नदी घाटियों के नीचे की ओर कटाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख अपरदनीय प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया आपकी? अपरदनीय प्रक्रिया। तो इसका कारण भी सही है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका? 15 देखते हैं। दर्शय भूमि संरचना प्रक्रिया और अवस्था का प्रकार्य फलन है। यह अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? कौन सी अवधारणा? दर्शय भूमि संरचना प्रक्रिया और अवस्था का प्रकार्य फलन। यह अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ग्रिफ्थ, टेलर, डेविस, पेंक या थॉर्नबेरी? 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेविस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी यह अवधारणा अपनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया था आपको? क्वेश्चन नंबर 16 था आपका भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? जो आपका भूकंप होता है भूकंप के उद्गम बिंदु है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपके भूकंप केंद्र कहते हैं या एपी सेंटर कहते हैं या सिस्मिक फोकस कहते हैं या टेक्टोनिक बिंदु कहते हैं? तो 16 का आंसर क्या जाएगा आपका? सिस्मिक फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आपके सिस्मिक फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दी गई कुटुओं का सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है हमें। तो देखो वायु निक्षेप है आपको, वायु निक्षेप में आ जाएगा आपको बरखान। बरखान वायु निक्षेप के कारण क्या बनते हैं? आपके बरखान बनते हैं। ठीक है।
समुद्री लहरें के कारण क्या बनता है आपका, टोम्बोलो बनते हैं। क्या बोलते हैं आपके, टोम्बोलो बनते हैं। हिम नदी जमाव के कारण क्या बनता है आपका, ड्रेमलिन बनता है। और नदी अपरदन के कारण समतली मैदान, समतलीकृत मैदान बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, सर्क उत्पत्ति का ब्रग-संड सिद्धांत दिया था। जो आपका ब्रग-संड सिद्धांत है वो दिया गया था किसके द्वारा, आपका गारवुड के द्वारा, होब्स के द्वारा, जॉनसन के द्वारा या स्टॉलर के द्वारा। तो 18 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल का रूप का उदाहरण है, शिव संतुक, एलर्ट संतुक या नेपका या ड्राइकांटर। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ड्राइकांटर का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, स्थलमंडलीय पट्टिकाओं के संरचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, यूराल पर्वत के द्वारा, मेरियाना खाई के द्वारा, सिंधु गंगा मैदान द्वारा या मध्य अटलांटिका घटक द्वारा। तो आपका 20 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो मध्य अटलांटिका घटक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है किसको, स्थलमंडलीय पट्टिकाओं की संरचनात्मक उपांत को अभिव्यक्त किया जाता है आपके मध्य अटलांटिक घटक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या आता है आपका, नतीलब के संदर्भ में नती की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है। जो आपकी नती की दिशा है वो हमेशा किस कोण पर होती है, ये मैं बता रहा था। न्यून कोण पर होती है, शून्य कोण पर होती है, समकोण पर होती है, ऋजु कोण पर होती है। तो किस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समकोण के ऊपर होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 22 आता है आपका, मेंटल का ऊपरी भाग जिसके द्वारा पृथ्वी की परपट्टी पलवन करती है। जो आपकी पृथ्वी की परपट्टी है वो पलवन करती है, उसको कहा जाता है आपका गुरुमंडल या बेरिस्फीयर, मेसोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर या एस्थेनोस्फीयर। तो आपका जो मेटल का जो ऊपरी भाग है जिस पर आपकी पृथ्वी की परपट्टी पलवन करती है उसे कहा जाता है आपका 22 में आपका आंसर हो जाएगा एस्थेनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जो कौन है इसमें जो जिसमें भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। स्ट्रॉम्बेली या कोटोपैक्सी, विसुवियस या मोनालोआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 23 में ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रॉम्बेली है, जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है आपका स्ट्रॉम्बेली, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है तथा जो अवसादी सेल के संस्तरण पर लगभग लंबवत होता है, किस होता है आपका लंबवत होता है, डाइट, सील, लेपिल या संकोणाश्म। तो चॉइस का आंसर क्या हो जाएगा आपका डाइट, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, तल स्तरीय नकारात्मक गतियों का परिणाम है। जो तल स्तरीय नकारात्मक गतियाँ इनका परिणाम क्या है आपका, पुनर्युवन, स्थिरीकरण या संनिकर्षण या वल्गन। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुनर्युवन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिम नदी अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है। जो आपका हिम नदी अपरदन है इसके संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है, उत्पाटन या जलीकृति, अपवहन या संसारण। 26 का आंसर था आपका उत्पाटन, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जिस प्लेट पार्श्व की सारी अवतलन मेखला बनती है वो कहलाता है, कौन सी मेखला, अवतलन मेखला बनती है वो कहलाता है आपका पारवर्ती कहलाता है, अभिसारी कहलाता है, अपसारी कहलाता है, अपरूपण कहलाता है। 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अभिसारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, परिवर्तित गहराई के साथ समान घनत्व को प्रतिपादित किया था। जो आपकी परिवर्तित गहराई है इसके साथ आपके समान घनत्व को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, ये पूछा गया था हमें। जॉर्ज एरी था या पार्ट ने किया था या हेफोर्ट ने किया था या वेन ने किया था। तो 28 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज एरी ने किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दी कुटुंब को सही उत्तर को चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी में बेसाल्ट है, बेसाल्ट कहाँ पाया जाता है आपका, बेसाल्ट आपके शिस्ट होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आपका नीस 1 हो जाएगा। ब्लो पत्थर है, ब्लो पत्थर क्या हो जाएगा आपका क्वार्टर जाइट हो जाएगा और सेल आपका सेट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया था हमें, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शील्ड ज्वालामुखी है, कौन सा शील्ड ज्वालामुखी है, विसुवियस या फिजियामा या मोनालोआ या कोटोपक्षी। तो इसमें 30 का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 3 मोनालोआ, जो आपका शील्ड ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया था हमें, 31 था अपना मेजर रेखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण बहुचक्रीय भूदृश्य को
नहीं है। जो आपका निम्न कौन सा उदाहरण है जो आपका बहुचक्रीय भूदृश्य का नहीं है, यह में पूछा गया था। निक पॉइंट, पेडी प्लेन या उथित प्राय मैदान या अधिकृत विसर्ग। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका पेडी प्लेन, जो आपके भूचक्रीय भूदृश्य का नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 क्या आता है आपका, 32वां क्वेश्चन आता है आपका, कोकोस प्लेट स्थित है। जो आपके कोकोस प्लेट है वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपका, ये पूछा गया था। कैरिबियन व स्कोशिया प्लेटों के बीच नहीं, नाजका व दक्षिण अमेरिका प्लेटों के बीच नहीं, फिलिपियन व इंडियन महासागरीय प्लेटों के बीच नहीं, या आपके मध्यवर्ती अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच स्थित है। कौन सा आपका, कोकोस प्लेट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या आता है आपका, 33 आता है आपका, वांडरग्राफ्ट के मत के अनुसार भाई सियाल प्रॉपर्टी की मोटाई है। जो आपकी भाई सियाल प्रॉपर्टी है इसकी मोटाई कितनी है, ये पूछी गई थी। 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर। 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या था आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना था। कौन सा कथन असत्य है आपका, तो पहला कथन क्या दे रखा था, पहला कथन दे रखा था पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्यों होता है, ये तो आपका राइट है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। पृथ्वी के अंतरम भाग कोर यानी अंतरम भाग कोर का घनत्व अधिकतम होता है। जो पृथ्वी के अंतरम भाग कोर है उसका घनत्व कितना होता है आपका, अधिकतम होता है, ये भी आपका राइट है। धरातल में से गहराई की ओर चलने पर तापमान वृद्धि होती है, यस। धरातल से हम गहराई की ओर चलते हैं तो तापमान में क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है, ये भी आपका राइट है। महासागरीय क्रस्ट ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित नहीं होते हैं। जो आपके महासागरीय क्रस्ट है वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं, आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बचा था, असत्य कथन, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या आता है, इसकी मेजर टेस्ट है का 35वां क्वेश्चन आया था आपका, भू संतुलन सिद्धांत में क्षतिपूर्ति रेखा का प्रयोग किसने किया था। जो आपका भू संतुलन सिद्धांत है उसमें आपकी क्षतिपूर्ति रेखा का प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज एरियन ने किया था, लॉन्गवेल ने किया था, हेनरी प्राट ने किया था, या इसके कैनिन ने किया था। 35 का आंसर हो जाएगा हेनरी प्राट ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया आपका, जो प्लेट शब्द है और सर्वप्रथम किसने दिया, WA मॉर्गन ने, टूजो विल्सन ने, हैरी हेस ने, या रॉबर्ट डिज्नी। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टूजो विल्सन है, इन्होंने आपके सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बेनी ऑफ मंडल में प्लेटो का क्षय होता है। जो बेनी ऑफ मंडल है उसमें प्लेटो का जो क्षय होता है उसे अभिसरण किनारों पर या प्लेटो के मध्य 45 डिग्री का कोण बनने पर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अभिसरण किनारों पर प्लेटो के मध्य 45 डिग्री का कोण बनने पर बेनी ऑफ मंडल में प्लेटो का क्या होता है, क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या था आपका, ज्वालामुखियों का विस्फोटकता के आधार पर सही आरोही क्रम है। जो आपकी ज्वालामुखी है उनकी विस्फोटकता के आधार पर सही आरोही क्रम पूछा था हमें। तो सबसे पहले ज़्यादा कौन सी होती है ज्वालामुखी आपकी विस्फोटक, पिलियन होती है, प्लेटन से छोटे कौन सी होती है आपकी विस्फोयस होती है, फिर आपकी वल्केनियन होती है, फिर स्टॉर्म वैली होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, असममिलित का चयन कीजिए। असममिलित का हमें चयन करना था। प्रत्यास्थ संचलन सिद्धांत आपका HF रेड का था। DART सिद्धांत आपका सुनामी चेतन तंत्र से संबंधित था। भूकंप उत्पत्ति के कारण बहिर्जात बल नहीं होता, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, गलत आंसर हो जाएगा असममिलित। और विश्व में 2/3 भूकंप परिप्रशांत क्षेत्र में आता है। तो आपका क्या पूछा था, असममिलित का चयन करना था हमें, ऑप्शन नंबर 3 आपका असममिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका, अपर्दन की वह प्रक्रिया जिसमें मलबा स्वयं यंत्र की भांति कार्य करता कहलाती है। अपर्दन की वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें मलबा स्वयं यंत्र की भांति कार्य करता है, वह कहलाती है संत्रिकर्षण या अपघर्षण या अपवहन या संसारण। 40 में आपका आंसर हो जाएगा अपघर्षण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका, निम्नलिखित में से आंतरिक चट्टान नहीं। आंतरिक चट्टान कौन सी नहीं, ग्रेनाइट, रायोलाइट या ग्रेवो। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका, जो रायोलाइट है वो आपकी आंतरिक चट्टान नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या था आपका, 42 था आपका रिपोज डाल है। कौन सी डाल, रिपोज डाल, आपका उत्तम डाल, सरलरेखीय डाल, मुक्त पृष्ठ डाल या अवतल डाल। तो आपको 42 का आंसर हो जाएगा आपका सरलरेखीय डाल है। रिपोज डाल कौन सी आपकी सरलरेखीय डाल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्न से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, आपकी हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या आपका, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा था हमें। न्यू आवर्ती वाली रेडियो तरंगे आयनमंडल की डी परत से परिवर्तित होती है, बिल्कुल राइट है ये। तो ई परत को अपलिटन परत भी कहा जाता है, ए परत को अपलिटन परत नहीं कहा जाता, ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयनमंडल की ऊंचाई में तापमान बढ़ता है, यस। डी परत दिन में बनती है, रात में लुप्त हो जाती है, ये भी आपका राइट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 क्या आता हुआ, निम्न में से असत्य कथन कौन सा आपका, ये पूछा था हमें। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, देखो शीत ऋतु में मध्य उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है, बिल्कुल राइट है। उष्ण कटिबंधों में सूर्य तप की मात्रा 320 वाट प्रति वर्ग मीटर होती है, ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर होती है, ये भी आपका राइट है। वायु में ऊर्ध्वाधर संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभियोन नहीं कहलाता है, पर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्लैंक के नियम के अनुसार वस्तु जितनी गर्म होती है ऊर्जा विकिरण उतना ही अधिक करेगी तब उसकी तरंगदैर्ध्य उतनी ही लघु होगी। तो क्या होता है आपका, प्लैंक नियम के अनुसार वस्तु जितनी गर्म होगी ऊर्जा का विकिरण उतना ही अधिक करेगी तो एवं उसकी तरंगदैर्ध्य उतनी ही लघु होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दो व्यक्ति दिए गए, एक को अभिकथन कहते हैं, दूसरे को कारण आर कहा गया है। उसके नीचे दिए कुट को सही उत्तर का चयन करना था हमें। अभिकथन ए है आपका, सारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु है, सारा रेगिस्तान में क्या आपकी शुष्क जलवायु है, बिल्कुल राइट है। कारण आर है आपका, शीत महासागरीय धारा में के साथ उपोषण में महासागर का पूर्वी क्षेत्र है, जो आपका शीत महासागरीय धारा के साथ उपोषण में महासागर का पूर्वी क्षेत्र है, ये भी आपका राइट है। तो देखो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, दृष्टिगोचर तरंगदैर्ध्य की परास विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है, जो आपकी दृष्टिगोचर तरंगदैर्ध्य है कि परास विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है, ये मैं बताना था। तो वो होती है आपकी 0.4 से 0.60 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 के आपका, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है, जो आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु है उसकी विशेषता पूछी थी हमें। तो शुष्क ग्रीष्म व एवं आदर्श शीतलन, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, नीचे दो व्यक्ति दिए गए, एक को कथन अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया, तो उसके नीचे दिए कुट को सही उत्तर का हमें चयन करना था, कौन सा सही उत्तर आपका। तो देखो अभिकथन ए है, मर्द या डेढ़ सागर में लवणता बहुत कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। कारण आर देखो, मर्द सागर में उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ वाष्पीकरण उच्च अवक्षेपण वर्षा निम्न और अफवाह आंतरिक होता है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर देखो एक गलत है, आर सही है, तो आपका एक गलत परंतु आर सही, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या आपका, थार्नवेट का संशोधित जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है, प्रभाविता, तापमान, वर्षण सूचक, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन और वर्षण संभाव्यता। तो 51 में आपका आंसर हो जाएगा संभाव्य वाष्पोत्सर्जन आपका, जो आपके थार्नवेट थे उनका जो संशोधित जलवायु वर्गीकरण आया था वो आपका किस क्या अवधारणा आधारित थी, वो आधारित थी आपकी संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में, क्वेश्चन नंबर 52 क्या होगा, इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये मैं बताना था 52 में। तो देखो आपका फोन है वो उष्ण शुष्क जलवायु का अल्पस के नीचे की ओर उतरना, बिल्कुल राइट है। मिस्टर अल्पर्स से फ्रांस के उत्तर शीत हवा का बहना, ये भी आपका राइट है। शांत आना उष्ण शुष्क वायु अपलेशियन पर्वत के नीचे की ओर बहना, तो ये आपका 52 में गलत हो जाएगा, अपलेशियन पर्वत के नीचे की ओर नहीं बहती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या हो जाएगा आपका, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसतन अंतर को कहा जाता है, जो आपका उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जो जल स्तर में औसत अंतर है उसको क्या कहा जाता है आपका, ज्वारीय भीति, ज्वारीय अवधि या ज्वारीय प्रास या ज्वारीय लहर। 53 में आपका आंसर हो जाएगा ज्वारीय प्रास, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका, सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है, अभी सूर्यास्त के बाद भी जो सीमित उष्णता है वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है, पार्श्विक ताप द्वारा, आदर्शीय सौर विकिरण द्वारा, रेडियो सक्रिय प्रक्रिया द्वारा या पार्थिव विकिरण द्वारा। तो 54 में आपका आंसर हो जाएगा पार्थिव विकिरण द्वारा प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, असम्मिलित का चयन करना है, असम्मिलित कौन सा आपका 55 के अंदर, तो न्यूनतम दैनिक और वार्षिक तापांतर विषुवत रेखीय क्षेत्र है, बिल्कुल राइट है। ये सर्वाधिक दैनिक तापांतर है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, बिल्कुल राइट है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, बिल्कुल राइट है। तापीय विषुवत रेखा 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश नहीं होता, आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, असम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 56 आपका, असम्मिलित युग्म की चयन कीजिए, मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो देखो असम्मिलित युग्म का चयन करना है, तो डोल्ड्रम पेटी है वो 5 डिग्री उत्तरी से
5 डिग्री दक्षिण के मध्य है, साउथ यानी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ की मध्य है, बिल्कुल राइट है। अश्व अक्षांश घोड़े जहाँ पर फेंके गए थे 30 डिग्री से 35 डिग्री तक अक्षांश के मध्य है, बिल्कुल राइट है। 56 में दूसरा राइट है। असममित पूछा है नॉर्थ ईस्टर है, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली धुरी पौनी, बिल्कुल राइट है। गर्जती 40 है, उत्तरी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में चलने नहीं दक्षिण अक्षांश में चलती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ये मैं क्या पूछा था, असममित पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 असममित आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, असममित युग्म का चयन करना है। फिर से असममित युग्म पूछा हमें। डॉक्टर पवनी, जो डॉक्टर पवनी आपकी गिनी के तट पर चलती है, जोंडा आपके एंडीज पर्वत पर चलती है, लेवेंस आपकी सूडान में नहीं चलती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या था आपका, निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन करना था हमें, गलत कथन कौन सा है। तो 58 में क्या पूछा था हमें, गलत कथन का चयन करना है। 58 में कौन सा हो जाएगा गलत कथन, ये भी बताना है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, बिल्कुल राइट है। जो आपकी व्यापारिक पवन है उसकी दिशा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, ये भी आपका राइट है। तो धुरी पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, आपका गलत है। तो आपका क्या पूछा था, गलत कथन कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या आपका, किसी स्थान पर प्रति इकाई भार में विद्यमान जलवाष्प के भार की मात्रा कहलाती है आपकी निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या मिश्रित आर्द्रता। तो 59 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विशिष्ट आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना था, कौन सा असत्य कथन है। तो आपका पहला देखिए, पहला क्या आपका, सापेक्ष आर्द्रता का तापमान के साथ समानुपाती संबंध होता है। जो आपकी सापेक्ष आर्द्रता है तापमान के साथ समानुपाती संबंध नहीं होता है, तो ये आपको पहला ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है हमें, प्रदूषण के कारण निर्मित जहरीला कोहरा स्मोक कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, स्मोक कहलाता है, ये आपका राइट है। जलवाष्प अति संतृप्तता की अवस्था में अशांक बिंदु पर वर्षा की बूंदों में बदल जाती है, कौन से बिंदु पर, आपके अंशांक बिंदु पर वर्षा की बूंदों में बदल जाती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। धुंध कोहरा स्पंग संतृप्तता के तथा ओस पाला वर्षा आदि अति संतृप्तता के उदाहरण है, बिल्कुल राइट है। तो इसमें क्या बचा था, असत्य कथन, असत्य कथन हो गया था आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या आपका, थार्नवेट के वर्गीकरण में उपाधि जलवायु हेतु प्रयुक्त संकेत है। जो आपका थार्नवेट थे, एक कोपेन थे, एक थार्नवेट थे, वर्गीकरण में उपाधि जलवायु में प्रयुक्त संकेत पूछा था हमें, ए है, बी है, सी और डी है। तो 61 में आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, थार्नवेट ने किस वर्ष में विश्व की जलवायु के वर्गीकरण की योजना में संशोधन किया था। जो थार्नवेट है वो कौन से वर्ष में विश्व की जो जलवायु के वर्गीकरण की योजना है उसमें संशोधन किया था, 1931 में, 1934 में, 1948 में, 1941 के अंदर। तो ये क्या था आपका 62 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1948 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या आपका, 63 था आपका, लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो आपकी लवणता है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा था हमें। तो देखो लवणता वर्षण से समानुपातिक संबंधित नहीं होती, तो आपका पहला ही गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 63 में। नेक्स्ट भी देख लीजिए, वाष्पीकरण दर तथा लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो आपकी वाष्पीकरण की दर है तथा लवणता है, इनके बीच में किसका संबंध होता है, आपका प्रत्यक्ष संबंध होता है। नदी के मुहाने के समीप निम्न लवणता पाई जाती है। जो आपका नदी है उस नदी के जो मुहाना है तो उस मुहाने के समीप कैसी लवणता पाई जाती है, अभी निम्न लवणता पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय में लवणता अधिकतम होती है और ध्रुव तथा भूमध्य सागर की ओर कम हो जाती है। ध्रुव और भूमध्य सागर के मध्य कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ये भी आपका राइट है। हमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या था आपका, 64 क्वेश्चन आया था, अपनी अस्तित्व के आधार पर, किसके आधार पर, अपने अस्तित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन तीन अन्य तीनों से भिन्न है, ये पूछा था हमें। तो देखो आपको कैनेरीज धारा या बेंगुएला धारा, गिन्नी धारा या लेब्राडोर धारा, तो अन्य तीनों से कौन सा भिन्न है, ये हमें पूछा था। तो आपको देखो गिन्नी की धारा ये आपका बिल्कुल भिन्न है, इन तीनों से भिन्न है आपकी कैनेरीज धारा, बेंगुएला धारा और लेब्राडोर धारा से भिन्न कौन सी आपको, गिन्नी की धारा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 क्या आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए टुकड़ों को सही उत्तर का हमें चयन करना था। सूची फर्स्ट में देखो ज्वार या परवाल की उत्पत्ति के सिद्धांत दे रखे हैं और सूची सेकंड में उन सिद्धांतों की प्रतिपादन यानी उन सिद्धांतों को देने वाले वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं। तो 65 में देखो पहला आपका प्रगामी तरंग सिद्धांत है। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था आपका, ये दिया था आपका डब्ल्यू वेवल ने, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। संतुलन सिद्धांत है, संतुलन सिद्धांत आपके आइजैक न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अवतलन सिद्धांत है, ये दिया था आपके डार्विन ने, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत ये दिया था आपका आरपी डेली ने, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, 2, 4,
1 3 2 4 1 3 कौन सी में? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका 65 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या है आपका? अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों में शीतलन जल के ऊर्ध्वाधर गति कहलाती है। आपकी जो ऊर्ध्वाधर गति है वो कहलाती है पंकिलता, उन्मजन, ऊर्ध्वगमन या हेलो एल्काइन। तो कौन सी कहलाती है? 66 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऊर्ध्वगमन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोटों का सही उत्तर में चयन करना है। सूची फर्स्ट में समुद्री जल में नमक और सूची सेकंड में समुद्री जल में कम मात्रा दे रखी है प्रतिशत में। तो यहाँ पर देखो कौन सा सही सम्मिलित है। देखो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की समुद्री जल में मात्रा कितनी होती है? यह होती है आपकी 27.213%। ऑप्शन नंबर 2। मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसकी मात्रा होती है आपकी 3.87% और आपकी मैग्नीशियम है इसकी मात्रा होती है 1.658% और आपकी कैल्शियम की मात्रा होती है 1.260। तो आपका आंसर हो जाएगा 2143 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आया था आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कोटों को सही उत्तर। देखो सूची फर्स्ट में दे रखे हमें मध्य महासागरीय कटक और सूची सेकंड में वो सागर दे रखे कौन से ये कटक कौन से सागर में स्थित है ये हमें बताना था। तो देखो आपका कार्लसबर्ग कटक है। कार्लसबर्ग कटक आपके हिंद महासागर में है तो 3 में आ जाएगा आपका। वॉल्विस कटक है या आपके अटलांटिक महासागर में 4 में आ जाएगा। और ईस्टर्न आइसलैंड कटक है वो प्रशांत महासागर में 1 में आ जाएगा। और गेकेल कटेल है ये आपका आर्कटिक महासागर में ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया? 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या आता है? देखो खतन और कारण दे रखे थे 69 के अंदर। कथन दे रखे नीचे 2 व्यक्ति दिए गए जिसमें अभिकथन ए है और दूसरे का कारण आर खा गया और हमें सही कथन का चयन करना था। कौन सा सही कथन है आपका? तो देखो आपका अभिकथन ए क्या दे रखा है? मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्ध में मध्य अक्षांशों के में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली निम्न वायता समूह नहीं, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। कारण भी देख लीजिए आर। अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अग्रांत और एक उष्ण अग्रांत होता है। क्या होता है? तो शीत अग्रांत होता है, एक आपका उष्ण अग्रांत होता है। ये आपका बिल्कुल राइट है। जो आपका अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात है उसमें एक आपका शीत अग्रांत होता है, एक उष्ण अग्रांत होता है। तो इसमें देखो अभिकथन ए तो गलत है लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 70 आता है आपका जो महाद्वीपीय सीमा या सीमांत का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है ये मैं पूछता हूँ। देखो महाद्वीपीय निम्न तट है, महाद्वीपीय ढाल भी है, क्रॉस लगा दें, ये तो आपका भाग है महासागरीय महाद्वीपीय सीमांत का। महाद्वीपीय ढाल भी है और महाद्वीपीय उपभार भी, लेकिन वितलीय मैदान है इसका भाग नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका इसका भाग नहीं है महाद्वीपीय सीमा का कौन सा? वितलीय मैदान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या आपका? गहराई के अनुसार विश्व में गर्तों से सबसे ज्यादा गहराई कौन सा? आपका चैलेंजर। तो आपका देखो सभी में चैलेंजर दे रखा है। फिर कौन सा आपका चैलेंजर के बाद में कौन सा आपका? चैलेंजर के बाद में आपका टोंगा। तो देखो ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में टोंगा है। और टोंगा के बाद में कौन सा आपका? पिटोरिटो है या सुंडा है? सुंडा गिरता है आपका जो आपके इंडिया की तरफ है, इधर सूरीनाम वियतनाम कौन सा था याद ही नहीं रहेगा। तो ये गिरतन में क्या जाएगा? पिटोरिको प्रशांत महासागर में, फिर आपका सुंडा करता है। तो यहाँ पर आप जगह चैलेंजर मेरियाना, फिर ग्रेटर देन टोंगा, फिर पिटोरिको, फिर सुंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना था। भारत के पूर्वी तट पर मगन तट की ढाल औसत चौड़ाई पश्चिमी तट के मगन तट की 1/3 होती है। मगन तट की गहराई 600 फीट तक होती है। मगन तट जीवाश्म ईंधन के स्रोत है। आपकी मगन तट मत्स्य संसाधनों की धनी होती है क्योंकि प्रकाशित मंडल का भाग होती है। इनमें सत्य कथन का हमें चयन करना था। तो सत्य कथन का चयन करना था तो हमें चारों सत्य आपकी ABCD। भारत में जो भारत के पूर्वी तट पर मगन तट की औसत चौड़ाई पश्चिमी तट की मगन तट की चौड़ाई की 1/3 बिल्कुल राइट है। कितनी है आपकी? 1/3 है। मगन तट की गहराई 600 फीट होती है, बिल्कुल राइट है। मगन तट जीवाश्म ईंधन के स्रोत होते हैं, ये भी अब राइट है। मगन तट आपके मत्स्य संसाधनों में धनी होती है क्योंकि प्रकाशित मंडल का इनका भाग होता है। तो पूरा सत्य कथन ABCD ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73वां क्वेश्चन क्या था आपका? 73वां क्वेश्चन था आपका न्यूनतम लवणता कहाँ पाई जाती है? अभी जो न्यूनतम लवणता है वो कहाँ पाई जाती है? आपकी काला सागर, उत्तरी सागर, फिनलैंड की खाड़ी या काराबुगास की खाड़ी। 73 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फिनलैंड की खाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74।
निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन कौन सा होगा? असत्य कथन बताना था हमें। भूमि नीच ज्वार पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य न्यूनतम दूरी होने की स्थिति में आता है। लघु ज्वार कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा या अमावस्या को आता है। पृथ्वी के अपसारी बल के कारण आने वाला ज्वार अप्रत्यक्ष ज्वार कहलाता है। तो आपका इनमें असत्य कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर 4 असत्य है, क्योंकि आपका जो पृथ्वी के अपसारी बल के कारण आने वाला ज्वार प्रत्यक्ष ज्वार कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्वार नहीं कहलाता। आपका कैंसिल हो जाएगा, ये असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 75 क्वेश्चन क्या था आपका? 75 क्वेश्चन था आपका कथन 1 व कारण आग पर विचार कर कोट की सहायता से उत्तर क्रम में चयन करना था। तो देखो कथन 1 देर करता परवाल सामुद्रिक वर्षावन कहलाती है। जो आपका परवाल समुद्री वर्षावन है वो कहलाते हैं आपकी। तो आपका बिल्कुल राइट है। आपका कारण आद है परवालों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जो आपकी परवाल है उनमें क्या पाई जाती है? अत्यधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल राइट है ये भी। तो 1 और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या था आपका? निम्नलिखित में से असम्मिलित है। निम्नलिखित में से असम्मिलित कौन सा है? सुषमा धारा ये आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर में, बिल्कुल राइट है। अलगुलहास धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में नहीं है, आपका असम्मिलित हो जाएगा। अलेनो धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में चलती है और इरमिंगर धारा आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, ये भी सही है। तो मैं क्या बचा था? असम्मिलित बचा था। असम्मिलित आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या आपका? 77 विचार असमर्थता विलग करती है। जो आपकी विचार असमर्थता है वो विलग करती है आपकी क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से या ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से, निचले मेंटल को आपकी बाह्य कोर से या बाह्य कोर को आंतरिक कोर से। 77 में आपका आंसर हो जाएगा निचले मेंटल को बाह्य कोर से अलग करती है आपका विचार असमर्थता विलग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या था आपका? ज्वालामुखी के आग्नेय अंतर्वेदन जमाव में लेंस का आकार का जमाव होता है। जो आपका लेंस का आकार का जमाव होता है वो लेफोलित होता है, फेकोलित होता है, लेकोलिल होता है या बेथोलित होता है। 78 में आपका आंसर हो जाएगा फेकोलित होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79 सूची पृष्ठ को सूची के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कोटों का सही उपयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। सूची पृष्ठ आपके ज्वालामुखी दे रखी है, सूची सेकंड आपका स्थान दे रखा है। ठीक है, जो आपका देखो माउंट किनाबालू है। माउंट किनाबालू कहाँ पर स्थित है आपका ये बताना था हमें। माउंट किनाबालू आपका स्थित है मलेशिया के अंदर। तो देखो 3 अगर तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगी, 3 इन दोनों में है। मोना लो है, मोनालोवा कहाँ पर स्थित है आपका? मोनालोवा आपका वायद्वीप पे स्थित है। यहाँ पर एक आ जाएगा मोनालोवा। तो यहाँ पर देखो इसमें आपका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखो विसुवियस है, विसुवियस कहाँ जाएगा आपका? इटली के अंदर। और माउंट रेनियर है, माउंट रेनियर कहाँ जाएगा आपका? यूएसए के अंदर। तो आपका आंसर हो गया 79 में ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कौन सा अवसादी चट्टानों का लक्षण नहीं है? कौन सा है जो अवसादी चट्टानों का लक्षण नहीं है? रेवेदार है वो आपके अवसादी चट्टानों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या आपका? 81 सॉरी। निम्न में से कौन सा युग पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने का अप्रत्यक्ष स्रोतों के संबंध में सही है? अप्रत्यक्ष स्रोतों के संबंध में सही है आपका ये पूछा था। तो उल्काएं, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप है, यह अप्रत्यक्ष स्रोतों से संबंध में सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 क्या आपका? पृथ्वी के धरातल पर सेलों का विस्थापन एवं इमारतों के गिरने की प्रक्रिया किस कंपित तरंगों के माध्यम से होती है? ये मैं बताना था। पी तरंग से, अस तरंग से, अल तरंग से या काय तरंग से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 किस प्रकार की भूकंपीय तरंग किसी पदार्थ में गुजरते समय उभार एवं गर्त का निर्माण करती है? उभार एवं गर्त का निर्माण करती है। धरातलीय तरंगे नहीं, प्राथमिक तरंगे नहीं, आपका द्वितीयक तरंगे हैं वो आपका उभार गर्त का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्या आपका? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोट द्वारा सही उत्तर का हमें चयन करना था। कौन सा सही है आपका? ऐस तरंगे परावर्तन द्वारा प्रतिध्वनित होकर पुनः लौटती है। बिल्कुल राइट है ये। ऐस तरंगे आवर्तन द्वारा कई दिशाओं में गमन करती है। बिल्कुल राइट है, दोनों सही है आपके। तो हमें सही कथन पूछा था 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पी तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो आपकी पी तरंग है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कंपन की दिशा तरंगों की समांतर होती है। बिल्कुल राइट है। ये तरंगे संचरण गति की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालती है। ये भी आपका राइट है। पी तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। तो 85 में देखो समकोण पर कंपन पैदा नहीं करती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86 निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाला ज्वालामुखियों की सबसे विशालतम ज्वालामुखी है? क्षीर ज्वालामुखी,
परपोषित संकोच ज्वालामुखी, अम्लीय संकोच ज्वालामुखी, मिश्रित संकोच ज्वालामुखी। तो 86 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शीर्ष ज्वालामुखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। ज्वालामुखी कुंड है, ज्वालामुखी कुंड है, ज्वालामुखी द्वारा दर्शाए हुए विध्वंसक गर्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ज्वालामुखी कुंड है वो ज्वालामुखी द्वारा दर्शाए हुए विध्वंसक गर्त है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। कर्नाटक पठार की ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा निर्मित गुंबदनुमा पहाड़ियाँ किस अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृतियों का सर्वोत्तम उदाहरण है? लेखोलिथ, फेकोलिथ, लेफोलिथ या डाइक। तो 88 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। कम मोटाई वाली अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज रूप में लावा जमाव क्या कहलाता है? आपका जो आपका कम मोटाई वाली अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज रूप में जो आपका लावा जमाव है वो कहलाता है आपका बेथोलिथ कहलाता है या बेथोलिथ कहलाता है, शेड कहलाता है या डाइक कहलाता है? तो आपका जो क्षैतिज रूप से लावा का जमाव है वो क्या कहलाता है? शीट कहलाता है। तो आपका आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3 नवश्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है ये वो मैं बताना था। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के तट पर रेखा सामने दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका के तट पर रेखा 7 पाए जाने वाले निक्षेप कार्बोनिफेरस काल के हैं, कार्बोनिफेरस काल के नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ में क्या पूछा था? सही नहीं, यही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवाल भित्तियों के अवतरण सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? जो आपके प्रवाल भित्तियों के अवतरण सिद्धांत के बारे में सही नहीं है ये मैं पूछा था। तो देखो इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था, बिल्कुल राइट है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल कीट चिचले व गहरे महासागरीय जल के में बढ़ते नहीं बढ़ते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि आपका तटीय अवरोधक प्रवाल भित्ति एवं डेटोल प्रवाल भित्ति विकास हुई कर्मिक अवस्था है, बिल्कुल राइट है। भित्ति की शुरुआत अंतर सागरीय चबूतरों से होती है, बिल्कुल राइट है ये भी आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वह कोट की सहायता से उत्तर का चयन करना। कोट की सहायता से सही उत्तर कौन सा सही है? परवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। जो आपका परवाल है वो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है, बिल्कुल राइट है। परवाल को अवसाद रहित स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। जो आपका परवाल है उसको अवसाद रहित स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल राइट है। औसत से अधिक लवणता परवाल के विकास को प्रोत्साहित करती है, औसत से अधिक लवणता परवाल के विकास को प्रोत्साहित नहीं करती, ये आपका गलत हो जाएगा। तो मैं पूछा था सही कथन कौन सा? तो आपका 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? ज्वार भाटा उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांतों के बारे में असुमेलित युग्म का हमें चयन करना। कौन सा असुमेलित है हमें? तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा आपका? न्यूटन संतुलन सिद्धांत 1687, बिल्कुल राइट आपका। लाप्लांस गति सिद्धांत 1755, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। एरी का नहर सिद्धांत 1829 का नहीं था, ये आपका गलत हो जाएगा। विलियम हेवेल का प्रगामी रंग सिद्धांत 1833 का था, ये आपका सही है। तो कौन सा असुमेलित पूछा था? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असुमेलित था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आया था आपका निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने का वाला कारक नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखिए कौन सा कारक नहीं है आपका, ये बताना था हमें 94 में। तलीय स्थलाकृति आपका कारक है। पवनों का मौसमी उच्चारण भी आपका कारण है, लेकिन समुद्र में ज्वारी लहर है, ये इसका आपका महासागरीय धाराओं की प्रवृत्ति करने वाला कारक नहीं है। कौन सा आपका? समुद्र में ज्वारी लहर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। तटरेखा की दिशा और आकृति भी आपकी महासागरीय धाराओं को प्रवृत्ति करने की कारक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 94 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से महाद्वीपीय मगन तट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन बताना था हमें। तो यहाँ पर देखो महाद्वीपीय मगन तटों को महाद्वीपीय चबूतरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय चबूतरा भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। विश्व के सभी महासागरों के मगन तट औसत रूप से 128 मीटर गहरे हैं। कितने आपके? 128 मीटर गहरे हैं, ये भी आपका राइट है। हिंद महासागर में मगन तटों का विस्तार 13.3% नहीं है आपका। तो हिंद महासागर में मगन तटों का विस्तार 13.3% नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य कथन हो जाएगा 95 का। चौथा ऑप्शन है महाद्वीपीय मगन तटों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। कितनी आपकी? 80 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 क्या आपका? निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर में संबंधित ऊंचा उच्च है। जो अटलांटिक महासागर है उसके महासागर में संबंधित ऊंचा उच्च है, ये पूछा था हमें। रिवर थॉम्सन है आपका, और सोकोत्रा नहीं है, और साउथ सैंडविच खाई भी है, और ओलविस खटक भी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97। अधिकतम लवणता हेतु उपयुक्त आदर्श स्थिति। अधिकतम लवणता हेतु उपयुक्त
आदर्श स्थिति ये हमें बतानी थी। तो 10 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिण अक्षांशों के मध्य नहीं, और 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य नहीं, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या है आपका, किस गहराई वाले महासागरीय तली पर सर्वत्र लवणता एक समान रहती है। किस महासागरीय गहराई वाली महासागरीय जो आपका किस महासागर गहराई वाली महासागरीय तली पर सर्वत्र लवणता का एक समान रहती है। समुद्र तल से 300 मीटर पर नहीं, 300 से 700 मीटर के मध्य नहीं, 300 से 1000 मीटर के नहीं, 1000 मीटर से अधिक गहराई पर जो आपके महासागरीय तली पर सर्वत्र लवणता एक समान रहती है वो आपके 1000 मीटर की अधिक गहराई पर होती है, जहाँ पर लवणता क्या होती है, एक समान होती है। आपके ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या आपका, चंद्रमा की गुणगति एवं पृथ्वी की परिक्रमण गति को दोगुना करने पर दैनिक ज्वार कितने समय बाद आएगा। ये मैं पिछले महीने टेस्ट में किया था, 12 घंटे 52 मिनट बाद आएगा, या 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा, या 6 घंटे 26 मिनट बाद आएगा, या 24 घंटे 52 मिनट बाद आएगा। तो आपको आएगा 24 घंटे 52 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 99 नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100, ज्वारभाटा की विशेषताओं का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन करना था। ज्वारभाटा की विशेषताओं उनका अध्ययन कर सत्य कथन का अध्ययन कौन कौन से सत्य कथन है ये बताना था। इसमें दीर्घ ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों लंबकोणीय स्थिति में नहीं होती, ये गलत है। सिज्जिगी की स्थिति में उच्च ज्वार आता है, सिज्जिगी की स्थिति में उच्च ज्वार नहीं आता है, ये आपका बिल्कुल राइट है। पूर्व चंद्र व नवचंद्र की स्थिति में लघु ज्वार आती है, पूर्व चंद्र नवचंद्र की स्थिति में लघु ज्वार नहीं आती, ये भी आपका गलत है। हमें क्या सत्य कथन पूछा था, केवल 2 सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, ज्वार भाटों की स्थिति के संबंध में लघु ज्वार की स्थिति का संबंध है। जो आपकी लघु ज्वार की स्थिति है उसका संबंध क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश नहीं है, तृतीय चतुर्थांश है, और चतुर्थ चतुर्थांश नहीं है, तो 1 और 3 आ जाएगा इसका आंसर। जो आपकी ज्वार भाटों की स्थिति के संबंध में लघु ज्वार की स्थिति का संबंध है वो प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102, विश्व की सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति किस नदी पर बनती है। जो विश्व की सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति है वो किस नदी पर बनती है, आपकी ट्रेंट नदी पर बनती है, कियातांग नदी पर बनती है, बतांग नदी बनती है, या कंपार नदी के अंदर बनती है, तो ये बनती है आपकी कियातांग नदी के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, परवालों के विकास हेतु आवश्यक दशाएं, जो आपके परवाल है उनके विकास हेतु आवश्यक दशाएं कौन कौन सी, ये में पूछा गया है। तो कौन कौन सी आवश्यक दशाएं, पहला देखिए आपका परवाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में केवल दक्षिणी गोलार्ध में विकसित होते हैं, केवल दक्षिणी गोलार्ध में विकसित नहीं होते, ये तो आपका नहीं है आवश्यक दशाएं। महासागरीय जल का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बिल्कुल है। परवाल सामान्यतः 60 से 90 मीटर की गहराई पर विकसित होते हैं, बिल्कुल राइट है। परवाल सामान्यतः 60 से 90 मीटर की गहराई पर विकसित होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तो आपका 2 और 3 कोड सही है। और परवाल के विकास के लिए जल पूर्णतः शांत होना चाहिए, पूर्णतः शांत होने की आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका 2 और 3 आपका आवश्यक दशाएं हो जाएगी। तो 2 3 दो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 103 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन करना है। अत्यधिक विविधता के कारण परवाल को सागरीय वर्षावन कहा जाता है। अत्यधिक जो विविधता के कारण जो आपका परवाल है वो परवाल को क्या कहा जाता है, सागरीय वर्षावन कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। वे परवाल जिनमें परवाल भित्तियों का निर्माण नहीं होता उन्हें हरमटाई परवाल कहते हैं, उन्हें हरमटाई परवाल नहीं कहते, आपका क्या गलत हो जाएगा। परवाल व्यंजन हेतु जुक्सन थलाई नामक सवाल उत्तरदायी, जुक्सन नामक सवाल उत्तरदायी नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। केवल एक सत्य है, तो केवल एक क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 104 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105, गुयोट समुद्री उच्च की आकृति कहाँ विकसित होती है। जो आपका गुयोट समुद्री उच्च है की आकृति कहाँ विकसित होती है, आपकी महाद्वीपीय शैल पे, महाद्वीपीय ढाल में, गंभीर महासागरीय मैदान या महासागरीय ग्रत। तो 105 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गंभीर महासागरीय मैदान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, महासागरीय धारा की गति लगभग है। जो आपकी महासागरीय धारा है उसकी गति लगभग है आपकी विद्यमान हवा की गति का 2%। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, जैविक और अजैविक निक्षेप का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार आपके प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन करना, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देखिए कथन, पहला क्या है आपका, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट के समांतर बहती है, बिल्कुल राइट है। मध्य व उच्च अक्षांशों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर आंसर 1 और 2 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखो क्या रहा आपका, सर्वाधिक निगमन द्वीप की उपस्थिति मिलती है। सर्वाधिक निगमन द्वीप है, इसकी उपस्थिति मिलती है आपकी प्रशांत महासागर मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, परवाल भित्तियों का विकास ज्वालामुखी क्रिया निर्मित समुद्री टीलों के सहारे हुआ है। कथन का संबंध परवाल की उत्पत्ति किस सिद्धांत से। तो ये आपके किस सिद्धांत से, आपके अवतरण सिद्धांत से, स्थल सिद्धांत से, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत से, अस्थितिक
तरंग सिद्धांत। तो 110 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्थिर स्थल सिद्धांत से संबंधित आपका कौन सा? प्रवाल भित्तियों का विकास, ज्वालामुखी क्रिया निर्मित समुद्री टीलों के सारे हुआ है। ये आपका स्थिर स्थल सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप कम गहराई पर मिलता है? कौन सा निक्षेप है आपका जो कम गहराई पर मिलता है, ये मैं बताना था। चूना पत्थर भी अधिक गहराई में मिलता है आपका, सिलिका भी अधिक गहराई में मिलता है, मृत एक पंख है वो आपका कम गहराई पर मिल जाता था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, जैविक निक्षेपों में कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत है? आपका जैविक निक्षेपों में कौन सा प्रकार सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत है? आपका टेरापोड, ग्लोबिजेरिना या रेडियोलेरियन या डायटम। तो 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्लोबिजेरिना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, चंद्रमा और सूर्य में जवारों उत्पादक शक्ति का अनुपात है। जो जवारों उत्पादक शक्ति है इसका अनुपात कितना है? 11:5। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस पंख का जमाव प्रशांत महासागर में नहीं मिलता? कौन सा पंख है जिसका जमाव आपके प्रशांत महासागर में नहीं मिलता? लाल पंख का मिलता है, हरी पंख का मिलता है, लाल का मध्य का मिलता है, लेकिन नीली पंख का नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 114 जो आपको प्रशांत महासागर में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, 115 आपका कथन दे रखा है, समान तापमान पर जमीन की सतह जल की सतह की तुलना में अधिक तेजी से व अधिक गर्म होती है। आर दे रखा है कारण आपका, आर क्या दे रखा है हमें, जो ये तो आपका सत्य कथन हो गया। आर दे रखा है कारण जमीन की विशिष्ट उष्मा जल की विशिष्ट उष्मा से अधिक होती है, जमीन की जो विशिष्ट उष्मा है जल की विशिष्ट उष्मा से अधिक नहीं होती है, आपका गलत हो जाएगा। तो आर सही है, यानी ए सही है, आर गलत है। तो आपका देखो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 115 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116, थानवेट के जलवायु वर्गीकरण में तर प्रदेशों का P/E सूचकांक क्या है? जो P/E सूचकांक है वो क्या आपका 64 से 127, 32 से 63, 16 से 31, 127 से ऊपर। तो आपका आंसर हो जाएगा 127 से ऊपर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में शीतलन हिमवन जलवायु किसे कहा गया है? DF को, CF को, AF को या CS को। तो 117 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, DF को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, ताप व दाब परिवर्तन में आर्द्रता का कौन सा मान स्थिर रहता है? ताप व दाब के परिवर्तन में आर्द्रता कौन सा मान स्थिर रहता है? आर्द्रता सामर्थ्य, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। तो 118 में आपका आंसर हो जाएगा केवल विशिष्ट आर्द्रता। कौन सी हो जाएगी? केवल विशिष्ट आर्द्रता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119, 119 क्या आपका? इनमें से कौन सी परत सूर्य ताप से प्रभावित नहीं होती? कौन सी परत आपको जो सूर्य ताप से प्रभावित नहीं होती? डी परत, ई परत, एफ परत या जी परत। तो 119 में आपका हो जाएगा जी परत, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120 कहता है अपना 120 था आपका, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? जो पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कितनी ऊर्जा प्राप्ति होती है? 1.34 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1.64 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 2.14 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो 120 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121 कहता है आपका, सूर्य के उत्तरी एनाथ के समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण होगा 47, 43, 67 या 23.5। तो आपका 121 में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 43 डिग्री होगा। सूर्य के उत्तरी जो एनाथ के समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण होगा वो होगा आपका 43 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 क्या है आपका? पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल के अंतरिक्ष में लौटने वाली विकिरण की इकाइयों का योग है। पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल के अंतरिक्ष में लौटने वाली विकिरणों की इकाइयों का योग 48, 51, 65, 35। 122 में आपका आंसर हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, वातावरणीय विलोमता की किस प्रकार को व्यक्त करती है? संपर्कीय विलोमता, असंपर्कीय विलोमता, यांत्रिक विलोमता या घाटी विलोमता। तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, संपर्कीय विलोमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित कथनों पर देकर सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन कौन सा है आपका 124 में? तो देखो, सूर्य की उत्तरायण स्थिति के समय दोनों गोलार्धों में महासागरों की समताप रेखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, बिल्कुल राइट है। सूर्य की दक्षिणायन स्थिति के समय दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों की समताप रेखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ये भी आपका राइट है। तो एक और दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब मिलता है। जो समुद्र तल है इससे 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब मिलता है। 898 MB
या 540 MB या 480 MB या 265 MB, तो 125 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 540 MB बाई तार मिलता है आपका समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126। आंधी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है आज। कोरियोलिस बल के में संतुलन पवनों को किस नाम से जाना जाता है? कोरियोलिस बल के संतुलन में पवनों को किस नाम से जाना जाता है? कोरियोलिस पवनी, भूविक्षेपी पवनी, संतुलन पवनी या चक्रवर्ती पवनी। तो 126 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भूविक्षेपी पवनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। किस वायु परिसंचरण कोष्ठ की उपस्थिति में सतत रूप से विद्यमान मिलती है? फेरल, हेंडली, ध्रुवीय या सनातनी पवनी। तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? 127 का आंसर हो जाएगा आपका हेंडली। वायु परिसंचरण कोष्ठ की उपस्थिति सतत रूप से विद्यमान होती है आपकी, विद्यमान मिलती है आपकी हेंडली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। 128 का आपका ओस तुषार के बनने के संबंध में उपयुक्त आदर्श दशाएं कौन कौन सी है? तो साफ आकाश में होना चाहिए, सात हवा भी होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता भी होनी चाहिए और शीतकालीन लंबी रातें भी होनी चाहिए। तो आपका 1 2 3 4 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। सूची पृष्ठ में आपके जलवायु प्रदेश है, सूची सेकंड में आपकी विशेषताएं हैं। तो देखो आपको सारा तुल्य जलवायु है, तो उसकी विशेषता कौन सी है आपकी? सारा तुल्य जलवायु की विशेषता आपकी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 4 हो जाएगा। ईरान तुल्य जलवायु है वो हो जाएगी आपकी शीतोष्ण मरुस्थल। तुरान तुल्य जलवायु है वो हो जाएगी आपकी शीतोष्ण घास मैदान। और सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु है वो पछुआ पवन का प्रभाव हो जाएगा, विशेषता हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130 और आपकी ज्योग्राफी का अंतिम क्वेश्चन सब्जेक्ट का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोड द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन क्या दे रखा है आपका? आग्नेय शैलों में अत्यधिक उष्णता के कारण जीवावशेषों का अभाव मिलता है। बिल्कुल राइट है, जीवावशेषों क्या मिलता है? अभाव मिलता है अत्यधिक उष्णता के कारण। कौन से? आग्नेय शैलों में, ये तो आपका सही है। आग्नेय शैलों में संधियां ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग में अधिक मिलती है, देखो ऊपरी भाग में अधिक मिलती है, निचले भाग में कम मिलती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। तीसरा देखो परतों के अभाव के कारण आग्नेय शैलों में रासायनिक अपक्षयन द्वारा अप्रभावित रहती है। तो आपके रासायनिक अपक्षयन द्वारा क्या होती है? अप्रभावित होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही कोड पूछा था 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन देखो 1 और 3 किसमें आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए RCT पेट्रोलॉजी क्वेश्चन है 131। संप्रति उपलब्धि प्रतिमान के संबंध में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन पूछा था मैं, कौन सा गलत कथन है? इसमें उदाहरणों के माध्यम से संप्रति शिक्षण कराया जाता है, बिल्कुल राइट है। इसमें निगमन तर्क प्रणाली पर आधारित होता है। ये आपका जो संप्रति उपलब्धि प्रतिमान है वो आपकी निगमन तर्क प्रणाली पर आधारित नहीं होता है, आगमन तर्क पर होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और क्या पूछा था? गलत कथन, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका आंसर हो जाएगा 131 का। तीसरा कथन देख लीजिए, अनजान संप्रतियों से परिचित कराने में बहुत उपयोगी होता है। कौन सा आपका? संप्रति उपलब्धि प्रतिमान भाषा व्याकरण शिक्षण हेतु ये बहुत उपयोगी, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण प्रतिमान है। अर्थपूर्ण जो शाब्दिक अधिगम है हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण प्रतिमान कौन सा है? ये मैं पूछा था 132 में, तो ये हो जाएगा। देखो पुस्तक प्रतिमान प्रशिक्षण नहीं है आपका, संप्रत्य नहीं है आपका, अग्रिम संगठक प्रतिमान है। या आपके अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण प्रतिमान है। कौन सा आपका? अग्रिम संगठक प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 3 आप राइट आंसर हो जाएगा 132 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। वैज्ञानिक पूछताछ प्रतिमान का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? जो आपका वैज्ञानिक पूछताछ प्रतिमान है इसका उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, ये मैं बताना था 133 में। जो जीव विज्ञान विषयों के अध्ययन में किया जाता है, आपका संरचनात्मक आकलन में नहीं किया जाता, बालकों के आत्मविश्वास का जागरण में किया जाता है, जीव विज्ञान संबंधी सूचनाओं का संकलन किया जाता है। तो मैं क्या पूछा था? क्षेत्र में नहीं किया जाता, संरचनात्मक क्षेत्र आकलन में नहीं किया जाता आपका, संरचनात्मक आकलन में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 133 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। प्रभावी संप्रेक्षण की मुख्य विशेषताओं में कौन सी शामिल नहीं है? जो आपकी प्रभावी संप्रेक्षण है उसकी मुख्य विशेषताओं कौन सी शामिल नहीं है? तो समान संदर्भ रूपरेखा शामिल है आपकी, समान रुचि भी शामिल है आपकी, समान भाषा भी शामिल है, लेकिन समान विषय वस्तु शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 134 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व SMCRE मॉडल के संदेश में शामिल नहीं होगा? सूचना, विज्ञान, विषय या संरचनात्मक। तो 135 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 संचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? आपका जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है इसका उपयोग किसमें नहीं किया जाता? व्यक्तिगत ध्यान निर्देशन में, अधिगम प्रगति अनुसार शिक्षण में, पृष्ठ पोषण में, व्यक्तित्व परीक्षण में। तो 136 का आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तित्व परीक्षण में नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 136 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137।
विशेष रूप से अनुदेशन को प्रशासित करने या छात्रों के सामने पाठ प्रस्तुत करने के लिए निर्मित पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर या कॉमवेयर। तो 137 का आंसर हो जाएगा आपका कोर्सवेयर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रणाली का उदाहरण है? तो निम्नलिखित कौन सा जो आपका सॉफ्टवेयर प्रणाली का उदाहरण है ये मैं बताता हूँ। प्रोजेक्टर, संगणक, शिक्षण तकनीक या पेन ड्राइव। तो 138 में आपका आंसर जाएगा आपका शिक्षण तकनीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। 39 क्या आपका? प्रौढ़ शिक्षा और जन शिक्षा जैसे कार्यक्रमों में विस्तार की दृष्टि से कौन सा अनुदेशन उपयुक्त है? जन सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर संबंधित प्रबंधित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन, व्यक्तिगत अनुदेशन। तो 139 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 के आपका 140 है। जब एक शिक्षक के साथ छात्रों के समूह के बीच पारस्परिक संप्रेषण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका लोक संप्रेषण। क्या कहा जाता है? लोक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर सहायक अधिगम से संबंधित नहीं है? कौन सा है आपका शब्द जो कंप्यूटर सहायक अधिगम से संबंधित नहीं है? आपका पोस्ट कास्ट और ऑडियो स्ट्रीम, ये तो है। ऑनलाइन स्वाद भी है, कंप्यूटर आधारित प्रेक्षण भी है, लेकिन दक्ष शिक्षण नहीं है आपका संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 141 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। वह कक्षा शिक्षण जिसमें छात्र और शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष संपर्क न होकर किसी भी वास्तविक कक्षा का शिक्षण अधिगम अनुभव प्राप्त किया जा सकता है वो कहलाता है कक्षा द्वारा। पत्राचार, पाठ्यक्रम, माध्यम, स्मार्ट कक्षा या आभासी कक्षा। तो 142 का आंसर हो जाएगा आपका आभासी कक्षा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें प्रशिक्षु को युद्ध के मैदान में दुश्मनों को शूटिंग रेंज में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जो एक वास्तविक गलती करने के लिए वास्तविक खतरे का सामना करने की तुलना में कम खर्चीला और खतरनाक होता है। तो ये कहलाता है आपका प्रायोगिक कार्य अभिविन्यास अनुदेशन नहीं, समस्या समाधान नहीं। क्या कहलाता है आपका? सिमुलेशन अनुदेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम है तो उन्नत सॉफ्टवेयर नहीं है? उन्नत सॉफ्टवेयर नहीं है आपका ट्रांसपेरेंसी, उन्नत सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी आपका अंतःक्रियात्मक पुस्तकें हैं, एनिमेशन भी है, ट्यूटोरियल डर भी है। तो आपका कौन सा पूछा था? उन्नत सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 144। नेक्स्ट देखिए 145 के आपका निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का एक प्रमुख घटक नहीं है? तो आपका व्यक्तिगत स्पर्धा है, व्यक्तिगत घटक नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका व्यक्तिगत जवाबदेही भी होता है, समान लक्ष्य भी होता है, आपका सफलता का समान अवसर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? आपका जो आउटपुट उपकरण नहीं है ये मैं पूछा है, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन या प्लॉटर। तो 146 का आपका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। सूचना प्रौद्योगिकी का उद्देश्य निम्नलिखित है। सूचना जो प्रौद्योगिकी है उसका उद्देश्य निम्नलिखित है। आपके दिए गए डेटा का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण करना, सूचना प्रक्रिया का विवरण नहीं, दिए गए डाटा का विश्लेषण करना। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। क्रियात्मक अधिगम उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त है? रेडियो, रेखाचित्र, भाषा प्रयोगशाला या चलचित्र। तो 148 का आंसर हो जाएगा आपका भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। शिक्षण संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का संदर्भ नहीं है, भौतिक संदर्भ है, सामाजिक संदर्भ, दार्शनिक संदर्भ या समय संदर्भ। तो 149 में कौन सा नहीं है आपका? दार्शनिक संदर्भ नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आपका सरकारी अधिगम की CIRC कोऑपरेटिव इंटीग्रेटेड रीडिंग एंड कंपोजिशन विधि किसके द्वारा विकसित की गई? आपके डिवरिस एवं स्लेविन द्वारा, स्टीवेंस एवं स्लेविन द्वारा, शरण एवं शरण द्वारा, जॉनसन एवं जॉनसन द्वारा। तो ये की गई है आपकी 150 में आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 स्टीवेंस एंड स्लेविन द्वारा। इसी के साथ आपका मेजर टेस्ट है का पूरे क्वेश्चन हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कैसे क्वेश्चन थे, कैसे किस लेवल के क्वेश्चन थे, आप यदि वीडियो देख रहे हो, आप यदि इस टॉपिक यानी 5 टेस्टों को अच्छे से पढ़ाए, 5 टेस्टों सिलेबस को, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और पूरे टॉपिकों को कवर करने की कोशिश की गई इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से। चलो दोस्तों, इसी के साथ हमें अपने इस सेशन को आपको मेजर टेस्ट एक को समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सभी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे हम करेंगे माइनर टेस्ट चेक, जिसका वीडियो कल बनाएंगे, हम कल उस टेस्ट का पूरा करेंगे। अभी तक हो चुके आपके 12 टेस्ट हो चुके, आपके 10 माइनर हो चुके और 1-2 मेजर हो चुके। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।